नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर जी के पात्रा, सीएसआर चौथा पैराडाइम संस्थान का मुख्य वैज्ञानिक, आज आपके सामने कृत्रिम ज्ञान यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कोविड-19 की प्रेडिक्शन या पूर्वानुमान में यूज किया जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ कि इस प्रस्तुति में जो डिफरेंट इनपुट्स लिया गया है, काफ़ी सारे इंटरनेट से हैं या और किसी के काम से हैं, ताकि आप लोगों को ये इजीली समझ में आए कॉन्सेप्ट क्या है, ये कृत्रिम ज्ञान क्या है। इसलिए ये सब मैं लिया हूँ और मैं जिन जिन का काम इनपुट में दिया हूँ, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये भविष्य के जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में दर्शाता है, जैसे कि ड्रोन, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम ज्ञान एक अहम हिस्सा है फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए। इसलिए हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे। आइए पहले ये जानें कि ये कृत्रिम ज्ञान क्या है। कृत्रिम ज्ञान ऐसा एक मशीन को तैयार करना जो ऐसा काम कर सकता है जो आमतौर पर मानव ज्ञान की आवश्यकता होते हैं, वैसा काम अगर वो मशीन कर सकता है तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम ज्ञान बोलते हैं। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत दिन से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। फर्स्ट जनरेशन में वो था नियम के आधार पर, लाइक रूल बेस्ड था, और दूसरे जनरेशन में वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड हो गया। जो बेसिकली बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स का जो टूल्स है उसको यूज करना शुरू कर दिए। जो थर्ड जनरेशन का है उसको हम डीप लर्निंग बोलते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और आजकल जो चल रहा है, जो धीरे धीरे उभरता आ रहा है, वो है एडाप्टिव लर्निंग, जहाँ पे हम दूसरों से एडाप्ट मतलब दूसरों से सीख के हम ज्ञान पा सकते हैं, और अगर मशीन वैसा कर सकता है तो उसको एडाप्टिव लर्निंग बोलते हैं। आइए जाने कृत्रिम ज्ञान का क्या क्या अनुप्रयोग है। एक तो है कंप्यूटर दृष्टि, जिसको हम अंग्रेजी में कंप्यूटर विजन बोलते हैं, और दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, और विशेषज्ञ प्रणाली लाइक एक्सपर्ट सिस्टम ऑल्सो हम करते हैं। पूर्वानुमान यानी कि प्रेडिक्शंस, बहुत सारे प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं कृत्रिम ज्ञान यूज करके। और ऑफ कोर्स रोबोटिक्स तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अहम एप्लीकेशन है। अब आइए जानेंगे कृत्रिम ज्ञान का मूल तत्व क्या है, यानी कि बेसिक्स क्या है। उसको एक्चुअली हम दो भाग कर सकते हैं, एक तो प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, और दूसरा पूर्वानुमान यानी कि प्रेडिक्शन। तो जो प्रशिक्षण का जो भाग है उसमें हम क्या करते हैं कि लेबल्ड डाटा, यानी कि डाटा जिसको हम ठीक से पहचानते हैं, उसको हम एआई एल्गोरिदम को देते हैं, और वो एआई एल्गोरिदम वो डाटा को पढ़ के एक लर्नड मॉडल, मतलब वो एक लर्नड मॉडल बन जाता है। अब दूसरे डाटा जो हम यूज नहीं किए हैं ट्रेनिंग में या प्रशिक्षण में, उसको यूज करके हम पूर्वानुमान कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये कृत्रिम ज्ञान का एक बेसिक फंडामेंटल तथ्य है। कृत्रिम ज्ञान का सबसे सरल एग्जाम्पल और उदाहरण है न्यूरल नेटवर्क, जो कि न्यूरॉन से आता है। न्यूरॉन मतलब हमारे जो ब्रेन के अंदर जो कंप्यूटिंग नोड्स है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। उसका जो नेटवर्क है उसको न्यूरल नेटवर्क बोला गया है, जो मैथमेटिकली एक इनपुट लेयर होता है। यहाँ पर A1, A2, AK जो इनपुट लेयर है, और Z हमारा आउटपुट लेयर है जो कि आउटपुट देता है। Z और A1, A2 और AK के जो रिलेशनशिप है वो है Z इक्वल टू A1W1 प्लस A2W2, ऐसा AKWK प्लस B। B यहाँ पर बायस बोलते हैं, हम उसके बारे में बाद में थोड़ा जानेंगे। ये जो W1 W2 है वो डिसाइड करते हैं कि आउटपुट में ये कौन सा इनपुट का कितना योगदान होना चाहिए। तो W1 डिसाइड्स क्या प्रोपोर्शन में A1 का जो इनपुट है वो आउटपुट में आएगा। अभी जब हम ट्रेन करते हैं, हम जब प्रशिक्षण करते हैं, ये W1, W2, WK का वैल्यू चेंज कर करके ऐसा
हम डिसाइड करेंगे जो ऑप्टिमम मतलब ऑलमोस्ट ठीक आउटपुट हमको देगा। एक तो ये है कि उसमें हम आप देख सकते हैं हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज किए हैं। एक्टिवेशन फंक्शन का मतलब है कि ये जो आउटपुट है उसको प्रॉपर फॉर्मेट को लेके आएगा वो। अदरवाइज क्या होता है कि आप ऐड करते रहोगे तो वो बड़ा नंबर बन जाएगा, लेकिन हमारा जो नंबर्स है वो ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर आता है, तो उसको हम एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू जाने लेने से वो रेंज के अंदर आ जाएगा। वही उसका काम है। डीप लर्निंग जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है न्यूरल नेटवर्क से, वो क्या है कि उसमें हम जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसका जो प्रशिक्षण प्रोसेस है, उसमें भी हम जो डाटा को हम पहचानते नहीं है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल मशीन लर्निंग जो हम बोलते हैं उसमें पहले हमको जानना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल्स जानना पड़ेगा कि ये है, ये कार है या ये बस है। लेकिन जो डीप लर्निंग है उसमें हम कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो डाटा है उससे वो जो लर्निंग प्रोसेस से ऑटोमेटिकली वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा और आपको आउटपुट देगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका जो यूज बहुत ज़्यादा है डिफरेंट एप्लीकेशन में। अब हम जानेंगे ये जो डीप लर्निंग है वो हम कैसे कोविड-19 का प्रेडिक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा देखें वो कोविड-19 का डाटा कैसा दिखता है और उसका एक कृत्रिम रूप से प्रभावित डाटा कैसा हमारे चैलेंज या चुनौती है उसको भी समझने के लिए कोशिश करेंगे। हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे कि कृत्रिम रूप से डाटा क्यों प्रभावित होता है। ठीक है, तो एक तो ये समझ लीजिए कि ये जो कोविड-19 है उसके लिए हम रेडी नहीं थे, तो इसलिए हमारे पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड्स भी नहीं था कि अगर ऐसा महामारी आ गया तो क्या करना है, कुछ नहीं था। तो हम हर बार हम अपने आप को समझने लगे। तो आईसीएमआर जो हमारा जो मेडिकल रिसर्च का एक इंस्टीट्यूशन है, वो समय समय पर अपना जो उसका जो गाइडलाइंस है, अपना जो दिशा निर्देश है उसको बदलता रहता है। तो क्या होता है कि वो थोड़ा डाटा को कॉम्प्लिकेटेड या डाइल्यूटेड कर देता है। दूसरा ये है कि हमारे जो राज्य है हमारा एक फेडरेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब राज्य का अपना एक इंडिपेंडेंस है, ये कैसे वो कोविड-19 को हैंडल करे। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट टाइप्स का रिपोर्टिंग होता है। तीसरा ये है कि क्या होता है कि कभी कभार कुछ जो पॉजिटिव केसेस है वो समय में आता नहीं है, तो बाद में उसको रिकॉन्सिलेशन करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि डाटा जो डाइल्यूट हो जाता है या पोल्यूट हो जाता है। और तीसरा तो यह है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है, मतलब आपका जो लॉकडाउन होता है, अनलॉकडाउन होता है, वो भी वो भौगोलिक रूप से, मतलब कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। तो उसमें से क्या होता है कि हम जब पूरे देश की डाटा देखते हैं तो वो थोड़ा उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग रहता है। और दूसरा यह है कि हमारा जो प्राथमिकता है वह किसी का हेल्थ केयर इज इम्पोर्टेंट फॉर हम समबडी और किसी के लिए इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है, तो वो सब भी डाटा के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। प्रॉब्लम यह है कि हम जब कोई डिसीजन सिर्फ डाटा देख के देना चाहते हैं, अगर डाटा में ही इतना प्रॉब्लम है तो हम कैसे एक अच्छे वाले डिसीजन दें जब डाटा का ही प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास वही और कुछ चारा ही नहीं है। तो हमारा जो चैलेंज ये है कि ये सब जो डाटा जो आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस्ड है, कृत्रिम रूप से प्रभावित है, उसको यूज करके हम कैसे एक यूजेबल, एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यूजेबल पूर्वानुमान कर सकते हैं ताकि कुछ उसका यूज हो सके। तो यही हमारा टारगेट है इस काम में। हमारा जो CSIR चौथा पैराडाइम इंस्टीट्यूट है, हमने एक कोविड-19 का मॉडलिंग फ्रेमवर्क बनाया है, जिसमें हम डाटा तो लेके आते हैं इंटरनेट से, बहुत सारे वेबसाइट से जो डाटा देते हैं हमको, वो डाटा को लेके हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसको प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। और एक सेट हम क्या करते हैं कि डीप लर्निंग मॉडल को दे देते हैं, एक सेट हम स्टैटिस्टिकल मॉडल को दे देते हैं।
ठीक है। और स्टैटिस्टिकल मॉडल में भी हमारे बहुत सारे सब मॉडल्स हैं। एक तो है रिग्रेशन मॉडल और दूसरा है ऑटो रिग्रेशन मॉडल, उसको देते हैं। और जब हम रिग्रेशन करते हैं तो दो टाइप का हम फिटिंग भी करते हैं। एक तो पॉलिनोमियल फिटिंग करते हैं और एक एक्सपोनेंशियल फिटिंग करते हैं। जो ऑटो रिग्रेशन मॉडल है उसको हम एरिमा बोलते हैं। तो वो स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करके भी हम प्रिडिक्शन करते हैं। और डीप लर्निंग में हम मल्टीपल मॉडल यूज करके उस वेरियस वेरिएंट ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स यूज करके हम सबको लेके, उसको हम एनसेम्बल बोलते हैं, सबको लेके हम उसको मिला के एक कंबाइंड पूर्वानुमान करते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर आज का स्थिति ऐसा ही चलता रहेगा तो कल या परसों या 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मैक्सिमम कितना केसेस रहेंगे और मिनिमम कितना केसेस रहेंगे। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम एग्जैक्टली कितना केसेस रहेंगे, क्योंकि वो असंभव ही है। हम ठीक से कभी भी उतना एक्यूरेटली प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि कितने कौन सी रेंज में वो आएगा, क्या उसका मिनिमम नंबर होगा, क्या उसको मैक्सिमम नंबर होगा। लेकिन ये भी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि ये यूज करके हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, यानी कि वैक्सीन किस किस को जगह पे ज़्यादा देना है और कब देना है, मेडिसिन किसको ज़्यादा देना है, वेंटिलेटर्स किसको ज़्यादा देना है, वो सब गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है। हम अगर एक बार ये डाटा को देखें तो हमें दिखेगा कि ये जो डाटा है वो काफ़ी रैंडम है। मतलब उसका कोई ऐसा रिलेशन दिख नहीं रहा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली ये जो डाटा है, कोविड पॉजिटिव डाटा है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो डिराइव्ड पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं। डिराइव्ड पैरामीटर्स क्या है कि वो जो जो कंप्लीट डाटा है उसमें से हम ये निकाल रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव का जो प्रतिशत वृद्धि, मतलब अगर आज 100 कोविड पॉजिटिव केसेस है तो कल कितना परसेंटेज या प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो अगर कल 110 हुआ तो हम बोल सकते हैं कि 10% का वृद्धि हुआ है। तो वो जो पैरामीटर है हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिविटी रेट। मतलब अगर हम 100 लोगों को टेस्ट करेंगे तो कितने लोगों को कोविड पॉजिटिव होने का अनुमान है। तो वो जो परसेंटेज नंबर है उसको हम पॉजिटिविटी रेट बोलते हैं। मतलब 100 टेस्ट करने के बाद अगर 5 लोगों को पॉजिटिव आया है तो 5% है। तो वो भी एक पैरामीटर है जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हम ये डिसाइड किए हैं कि हम जो रॉ डाटा है उसको यूज नहीं करेंगे, उसमें से ये जो डिराइव्ड पैरामीटर्स है उसको यूज करके उसमें अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या प्रेडिक्शन के लिए कुछ मिल सकता है तो हम उसको यूज करेंगे। हम जो डीप लर्निंग मेथड यूज कर रहे हैं उसको हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं और उसको LSTM पॉपुलरली बोलते हैं। ये जो LSTM है वो एक पॉपुलर मेथड है जो टाइम सीरीज वाले डाटा जो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है उसको अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करता है। हमारे यहाँ पे जो कोविड के डाटा है वो भी टाइम सीरीज डाटा है, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। उसका जो एक्स एक्सिस अगर आप देखेंगे तो वो टाइम है, ठीक है। लेकिन हम क्या किए हैं कि हम एक टाइप का LSTM यूज नहीं किए, हम 6 टाइप का LSTM यूज किए हैं जो हम उसको एनसेम्बल बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो है वैनिला LSTM जो स्टैंडर्ड है, उसके बाद स्टैक्ड LSTM जिसमें LSTM के ऊपर LSTM ऐसा स्टैक करके रखा हुआ है। तीसरा जो है वो वाई डायरेक्शनल है जिसमें आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से भी हम ट्रेनिंग करते हैं। और चौथा है CNN LSTM जिसमें CNN जो एक पॉपुलर इमेज प्रोसेसिंग का मेथड है डीप लर्निंग का, उसको और LSTM को मिला के एक प्रोसेसिंग करते हैं। और पांचवा है कन्वोल्यूशन LSTM और छठा है एनकोडर डिकोडर LSTM। ये सब LSTM जो वेरिएंट्स है वो अपना इंडिपेंडेंट प्रेडिक्शन देते हैं और बाद में हम वो सब लेके उसको मिला के एक सिंगल वाला प्रेडिक्शन करते हैं जिसमें हम एक रेंज डिसाइड करते हैं कि वो मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, वही हम उसमें करते हैं।
हमारे जो फ्रेमवर्क है उसमें हम डिफरेंट लेयर में एलएसटीएम यूज़ कर रहे हैं। जो डाटा है वो जो कोविड-19 का डाटा है, सेम डाटा सभी मॉडल को जाता है। 6 मॉडल यहाँ पर है वेरिएंट लेयर 1 में। दूसरे लेयर में हम मल्टी वेरिएंट मतलब मल्टीपल टाइप का इनपुट जो लेके उसको आउटपुट देता है। तो हम क्या करते हैं कि ईच जो एलएसटीएम का वेरिएंट है वो 30 टाइम्स यानी कि 30 टाइम उसको हम रन करते हैं, और वो जो 30 आउटपुट हमको मिलता है वो हम और एक लेयर एलएसटीएम को देते हैं। वैसे हम 6 एलएसटीएम लेयर 2 में रख के उसको यूज़ कर रहे हैं। उनका जो आउटपुट है वहाँ से हम एक तो बोल देते हैं कि ये शायद ऐसा इतना नंबर आएगा, और दूसरा हम मिनिमम कितना आएगा और मैक्सिमम कितना आएगा वो दोनों, लाइक सबसे ज़्यादा कितना है, न्यूनतम कितना है, और एक पूर्वानुमान मतलब कितना हो सकता है वो हम देते हैं। अगर आप हमारे जो डिफरेंट मॉडल्स है उसका अगर आउटपुट देखेंगे तो जब डाटा कम था, जब नए नए कोविड-19 आया था तो हमारे पास ज़्यादा डाटा नहीं था, क्योंकि वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन का जो डाटा था हमारे पास उसको हम यूज़ करते थे। तो हम यहाँ पे आप देखिए कि एक्स एक्सिस में हमारे डेट है, ओके, और वाई एक्सिस में हमारा जो एरर है, जो त्रुटि है हमारे प्रेडिक्शन में। आप देख सकते हैं कि जब जब डाटा मिलना, बहुत ज़्यादा डाटा मिलना शुरू हो गया है, उसके बाद हमारा जो प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी है वो बेटर होता जा रहा है। यानी कि एरर जो कम है मतलब हमारे प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी और पूर्वानुमान कैपेबिलिटी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये सब क्योंकि हम सिर्फ यो डेटा जो है उसको देख के हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा लंबे दिन का प्रेडिक्शन है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब नया नया कोविड आया था हमारे एरर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब बाद में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो डाटा आना शुरू हो गया, हमारी प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी बढ़ते गए। ये जो स्लाइड है हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि वो जो मॉडल्स का परफॉर्मेंस था हमारे पास, आप हम बोले थे कि 6 एलएसटीएम का मॉडल था, तो एरर हम 3 मॉडल सिलेक्ट किए उसमें से, उनमें उसका अगर एवरेज एरर देखेंगे तो वो कम था, और अगर ऑल मॉडल्स लेंगे तो उसका थोड़ा एरर ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मॉडल्स अच्छे प्रिडिक्शन कर रहे थे और कुछ मॉडल्स इतने अच्छे प्रिडिक्शन नहीं कर रहे थे। ओके, जो नीचे का जो ग्राफ है वो आपको दिखाता है कि पॉजिटिविटी रेट या परसेंटेज इंक्रीज दोनों का। अगर आप देखेंगे कि जो पॉजिटिविटी रेट है उसका प्रेडिक्शन, वो जो परसेंटेज इंक्रीज है उससे ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली जो दिखा रहे हैं वो जो प्रेडिक्शन है 20 दिन पहले प्रेडिक्शन किया गया है। मतलब मैं आज का डाटा लेके मैं आपको बोल सकता हूँ कि 20 दिन के बाद क्या पॉजिटिविटी रेट होगा, 20 दिन के बाद क्या परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो इसमें जो गवर्नमेंट है उसको टाइम मिल जाता है प्लान करने के लिए कि हम अगर हम बोलेंगे कि पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा होगा तो उनको टाइम मिल जाता है कि नहीं, वहाँ पे ज़्यादा किट्स की ज़रूरत पड़ेगा, टेस्टिंग किट्स की ज़रूरत पड़ेगा या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगा। वो प्लानिंग करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 से 15 दिन की ज़रूरत होता है। हम 20 दिन पहले ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अंत में ये जो आप देख रहे हैं ये एक सुपर कंप्यूटर है जो हमारे CSIR 4th पैराडाइम इंस्टीट्यूट में होस्ट किया गया है। हम जो आपको बताए कि ये ट्रेनिंग प्रोसेस, वो जो पूर्वानुमान का प्रोसेस, वो प्रशिक्षण का प्रोसेस, वो सब जो हम बताए आपको वो नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं होता है। उसके लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ता है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर एक है जिसको हम यूज़ करके ये जो प्रेडिक्शन आप देखें अभी तक उसको हम दे रहे हैं। हम हर हफ्ते में कर्नाटका गवर्नमेंट को नेक्स्ट 15 डेज में क्या सिचुएशन होने वाला है उसका प्रेडिक्शन देते हैं, और हर स्टेट में नेक्स्ट 15 दिन में सिचुएशन क्या होने वाला है वो एक वेबसाइट में अपलोड करते हैं। हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं देते हैं, हम एक वेबसाइट में अपलोड करते हैं जो कोई भी चाहे उसको देख के उसको उसमें से वो ले सकते हैं। तो इतना कह के मैं आज का मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसको ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।